नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज की विशेष पेशकश सियासी एजेंडे में आज हम उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश अब चुनावी मूड में आ गया है। खासकर लखनऊ में राजनीतिक हलचल को देखकर दलों की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार चला रही भाजपा ने अब की बार 300 पार का नारा दिया है, तो विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनावी संग्राम में जाना चाहती हैं। इसके लिए दोनों दल अपने सियासी समीकरण बनाने में व्यस्त हैं। भाजपा चुनाव से पहले अपने घर को मजबूत दिखाने में जुटी हुई है, तो समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी लड़ाई में बाजी मारने में जुट गई है। लेकिन इन दलों की तैयारियों के बीच सबसे अहम कड़ी छोटे दल माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस बार के चुनाव में छोटे दलों का सहयोग अहम रहेगा। ऐसे में इन दलों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। कोई सरकार की बड़ी कुर्सी पर नजर लगाए हुए है, तो कोई केंद्र और प्रदेश सरकार की सत्ता में भागीदारी की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इस तरह की शर्तों के आधार पर चुनाव मैदान पर जाने वाले राजनीतिक दल सरकार बनाने के बाद क्या पूरी तरह से प्रदेश के विकास पर अपने आप को फोकस कर पाएंगे, या फिर इन छोटे दलों की डिमांड को ही पूरा करते रहेंगे। हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 4 विशेष मेहमान आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे डायरेक्टर दीप कुमार जैन साहब हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष रखने हुए भारतीय जनता पार्टी नेता विनीत शुक्ला जी लखनऊ से मौजूद हैं। हुदा जरीवाला मैडम हमारे साथ आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन हैं, वो जुड़ी हुई हैं, और सुधीर दुबे साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले विनीत शुक्ला साहब आपके पास जाएंगे। सर, चुनाव से पहले आपने अपना घर तो ठीक कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बार, जैसा विपक्ष आरोप लगा रही आपके लिए, है जनता का विश्वास जीतने का। कैसे जीतेंगे सर? आप ही से सवाल है सर। विनीत जी, आवाज कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। विनीत जी, मेरा सवाल ये है कि आपने अपना घर तो सुधार लिया, मजबूत कर लिया, जो दिख रहा है 2-3 दिन में हमने देखा है, जो घर में सुधार जो आपके आपस में चल रहा था वो सब सही हो गया है, लेकिन आपको जनता का भी विश्वास जीतना है साहब। विपक्ष आप पर आरोप पे आरोप लगा रही है, विश्वास कैसे जीत पाएंगे जनता का सर? देखिए, पहली बात तो हमारे घर में ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा था जी, ये सवाल ही गलत है। दूसरी बात, जनता का विश्वास हासिल हमें 2017 में भी हुआ जी, 14 में भी हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बनते हैं, और 19 में भी हुआ। हाँ। और अभी जो पंचायत के जिला पंचायत के अध्यक्षों का भी चुनाव आएगा, आपके सामने आएगा, आप सब देखेंगे। और उपचुनाव में भी हमारे जब उपचुनाव हुए थे उसमें भी हमें जनता ने समर्थन दिया। आज जनता आदरणीय योगी जी में और माननीय मोदी जी में विश्वास करती है, और उन सब पर क्योंकि जानती है कि जिस तरीके से अंतिम पंक्ति के लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर पर जिस तरीके से पहुंचाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं, उसी को लेकर के जनता में आज अटूट विश्वास है, और हमें प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में पुनः सरकार बनाने का मौका जनता ही देगी। दूसरी बात, विपक्ष जो है अपनी आकलन करता रहता है, क्योंकि कुछ लोग नेता जो है ट्विटर पर राजनीति करते हैं, और वो लोग जनता के बीच में इस महामारी के समय, इतनी बड़ी महामारी आज इतने वर्षों में कभी नहीं देखी गई, जो महामारी आई उस पर जो है विपक्ष के एक भी नेता ट्विटर से हट करके कभी जनता के बीच नहीं गए, और सिर्फ भ्रामक प्रचार के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते रहे। चाहे वो दिल्ली के बैठे केजरीवाल हो, विज्ञापन की सरकार वहां पर बनी रही, और सिर्फ विज्ञापन करते रहे, ना ही उन्होंने जनता का हालचाल लिया। गरीब प्रवासी हो, उन सबके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, दिल्ली की जनता के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, और तमाम ऐसे आरोप उन सब पर लगते रहे। हाईकोर्ट ने कई बार फटकारा उनको, लेकिन इसके बावजूद वो जो है इस महामारी के समय में सिर्फ नौटंकी करते रहे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन की व्यवस्था हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो, या कानून की व्यवस्था हो, कानून का राज आज स्थापित है।
भय मुक्त समाज हुआ है। अपराधी, गुंडे, माफिया या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। शुक्ला तो साहब, ये सारी उपलब्धियां और विकास की योजनाएं। बिल्कुल शुक्ला साहब, आपके जो आपने बात कही उसका जवाब मैं हालांकि सुधीर जी के पास जाना चाहता था, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की, आपने अरविंद केजरीवाल की जो बात कही उनसे बात करूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि मेरा जो सवाल मैंने किया था वो गलत है। साहब, पिछले एक पखवाड़े में जिस तरह से सीएम कैंडिडेट को लेकर आपके नेताओं के बीच में, आपके ही नेताओं के बीच में जो परस्पर विरोधी बयान जा रहे थे, वो क्या सही था सर? आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, अच्छी बात है, सही कर लिया, वो उसकी बात नहीं कह रहा हूं जी, मैं यही कह रहा हूं, किसी ने भी मीडिया में आकर के या इस तरीके का कोई भी बयान किसी ने नहीं, सिर्फ मीडिया ने अपनी तरफ से ये चलाते रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, बाइक भी आई है, बयान टेलीविजन पे बयान। हमारे दिल्ली हमारा राष्ट्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी हैं, हमें सबसे मिलना होता है। हमारी पार्टी का हाँ लाइन है जो हमारे उच्च स्तर के जो नेता हैं, हम सब उन सबसे मिल करके उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो चलिए ठीक जवाब ले लेते हैं विनीत जी। लेकिन मीडिया के लोग सिर्फ फैला रहे हैं कि अरे भाई लखनऊ से दिल्ली क्यों जा रहे हैं, और एक ट्विटर वाले नेता हैं समाजवादी के, वो कहते हैं अरे भाई जगह जगह पर जा करके मांग रहे हैं। अरे भाई, अपने नेताओं से मिलना, आप अपने पिता के पास नहीं जा सकते। विनीत जी, मैं जो बात करूं आप उससे इतर बात कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, मेरा ये था सीएम कैंडिडेट को लेकर जो आपके नेताओं के बयान आए हैं, टेलीविजन पे आए हैं, आप उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, आप ट्विटर की बात कर रहे हैं। खैर हुदा जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल केवल विज्ञापनों की पार्टी है, मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं एक सवाल कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और है मैडम, और दिल्ली की परिस्थितियां कुछ और है। दिल्ली का जो आपका अरविंद केजरीवाल मॉडल है या दिल्ली मॉडल है, वो उत्तर प्रदेश में कितना सक्सेस हो पाएगा मैम? जनता है वो दिल्ली से कहीं ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जी जी। दिल्ली में आपने देखा कि हमने सिर्फ इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करी है, हमने लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और इस तरह की उनकी जो रोजमर्रा की सुविधाएं उसकी बात करी है। जी। उत्तर प्रदेश की जनता को ये सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं उपलब्धि हो रही हैं। आप कोविड के टाइम पे देखिए, महामारी के टाइम पे देखिए कि कितने ज्यादा लोग परेशान थे। ना हमारे पास आईसीयू बेड थे, ना वेंटिलेटर्स बेड थे, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी, और ना हमारे पास लोगों को दफनाने के लिए ना जमीन प्राप्त हो रही थी, ना उनको जलाने के लिए, उनके शव को जलाने के लिए ना लकड़ियां मौजूद थी। मतलब लोग इतना ज्यादा परेशान थे। गंगा मैया में लाशें किस तरह बही गई है, ये मंजर हम सब ने देखा है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करी है। उन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करने की राजनीति करी है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव करना चाहते हैं। आप अपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरीके से वो एटीएस का जो उन्होंने लगाया है, की फोटो उठा करके 2015 की फोटो उठा करके और सोशल मीडिया पर डाल देना। विनीत जी हमारे डिबेट में विनीत जी एक एक करके बोलिए साहब, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपको मौका है, अभी बहुत समय है। जी मैम बताइए, बोलिए मैम। बीजेपी की सरकार, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे पुनीत जी बात सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, उधर जी बोलिए, आप बोलिए, वो शांत है, सुन रहे हैं आप लोग सुनना नहीं चाहते, वो सुन रहे हैं मैम, बोलिए आप। चाहे वो मोदी जी की सरकार केंद्र में हो, चाहे आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप मध्य प्रदेश उठा के देख लें, कर्नाटका उठा के देख लें, जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ कोविड के टाइम्स पे अगर हम देख लें, इतना बुरा हाल हुआ है। सबसे ज्यादा डेथ वहाँ पे हुई है, सबसे कम टेस्टिंग वहाँ पे हुई है, और वैक्सीनेशन को जो ये अभी उत्तर प्रदेश में एक जो ड्राइव चल रहा है, वो 21 जून के बाद इतनी सारी एडमिनिस्टर हुई है। मैं इनके प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि 21 जून से पहले आपकी सरकार क्या सो रही थी? तब आपके पास वैक्सीनेशन की इतनी उपलब्धि थी, आपको क्या कोई मुहूर्त निकला था 21 जून का जो आप इतना इंतजार कर रहे थे? हम दिल्ली सरकार में मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मेरा ये कहना है, अब ये बहुत समय हो गया है, अब तो तारीफ हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की ना मैम, ये अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, बहुत रिकवर किया है। अब ये जनता हिंदू कितने दिन के बाद, इतने दिन तक जनता को मरने दिया। लेकिन आप ये नहीं मान रहे मैडम कि ये जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में जब हम
वैक्सीनेशन लोगों को फ्री में देना चाहते थे। हम वहाँ की पब्लिक को फ्री में वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहती थी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। तब आप लोगों ने सेंटर में वैक्सीनेशन इतनी महंगी, कहीं किसी हॉस्पिटल में 1000 रुपए मिल रही है, कहीं पे 1500 रुपए की मिल रही है। मतलब आम आदमी हर जगह ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग तो फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे, हमें वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। आपने ऑक्सीजन की बात, चलिए मेरा इतना सा मेरा इतना, विनीत जी एक मिनट, विनीत जी, अरे विनीत जी एक मिनट, विनीत सर, मुफ्त वैक्सीन देने के बाद भी विनीत शुक्ला साहब दूसरे मेहमान भी बैठे हैं। विनीत शुक्ला साहब एक मिनट रुकिए प्लीज, आप रुकिए। हुदा जी मुझे एक सवाल जवाब दीजिए। मेरा जो सवाल है मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो राजनीतिक समीकरण वो डिफरेंट है, और आप जिस मुद्दों को उठा रहे हैं, मतलब अब चुनाव में 4-5 महीने अभी भी शेष हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये जो मुद्दे हैं ये पुराने हो जाएंगे? जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत भावुक है, तात्कालिक कारणों पर रिएक्ट करती है। मैडम आप इन मुद्दों को कब तक ले जाएंगे? चलिए सर, आप मुझे एक बात बताइए, शिक्षा, फ्री शिक्षा की सुविधा किसको नहीं चाहिए? फ्री बिजली 200 यूनिट तक जो दिल्ली में मिलती है वो किसको नहीं चाहिए? आप उत्तर प्रदेश में किसी घर का बिजली का बिल उठा के देख लें, आप पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक देख लें, आप यहाँ पे हेल्थ का मॉडल देख लें, यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट पे, इतने महंगे इलाज है वहाँ पे। जो फ्री मोहल्ला क्लिनिक, चलिए सुधीर जी के पास चलते हैं। सुधीर जी, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, फिर से आऊंगा आपका। सुधीर जी, मेरा सवाल ये है कि आप कांग्रेस और बसपा से को कमजोर बता रहे हैं कि दोनों दल कमजोर हैं। ये अलग बात है कि पिछले चुनाव में आपने उनके गलवैया डाल के चुनाव लड़ा था, आप कह रहे हैं कि कमजोर हैं, अब हम इस बार अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। एक दूसरा, उसी तरफ आप कहते हैं कि छोटे दलों से परहेज भी नहीं कर रहे हैं सर आप। तो ऐसे में आपका जो कार्यकर्ता है, आपके जो मैदानी लोग हैं काम करें, वो असमंजस की स्थिति में नहीं होंगे सर? ये आखिर करना क्या है? स्थिति साफ कर दें कि छोटे दलों के साथ रहेंगे या अपने दम पे लड़ेंगे। अनूप सक्सेना जी नमस्कार। जी बोलिए सुधीर जी। अनूप जी देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार मीडिया में आकर के और हम लोगों को कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके भी इस बात का सख्त निर्देश दिया है और मीडिया में भी आकर के ये कहा है कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी बड़े राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी और छोटे राजनीतिक दल हैं जो हमारे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा से अपनी विचारधारा जोड़ के उत्तर प्रदेश में विकास का एजेंडा चलाना चाहते हैं, वो लोग अगर हमारे साथ आते हैं तो हम उनके साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं आपके पैनल पे, विनीत शुक्ला जी, इन्होंने 3 बातों को अभी अपने वक्तव्य में छुआ। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि कोविड प्रबंधन में हमारी सरकार पूरी तरह से सक्षम थी, पूरी तरह से सफल रही है। दूसरी बात इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता इनके कार्यों से बहुत संतुष्ट है और फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और तीसरी बात जो इन्होंने कही है कि विपक्षी दल केवल ट्विटर पर बैठ के राजनीति करते हैं, हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। अनूप जी, पिछले एक पखवाड़े से आपने सही मुद्दा उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में जाते हैं, लंबी लंबी बैठकें करते हैं और उसके बाद आकर के कहते हैं उत्तर प्रदेश में केवल मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। खैर, इन सब बातों से उत्तर प्रदेश की जनता का न कोई नुकसान है न कोई फायदा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 2019 में भी झूठ बोल करके सत्ता में आए और 2017 में भी झूठ बोल करके गुमराह करके ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि आपने कभी अपना संकल्प पत्र जो आपने 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों से जो वायदे किए थे, क्या आपने कभी अपना वो संकल्प पत्र उठा करके दोबारा देखा है क्या? रही बात विकास कार्यों की, तो आपने आज तक जो 2012 से 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें जितने भी विकास कार्य कराए गए थे, आपने या तो उन विकास कार्यों का फीता काटा है या शिलान्यास का शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में अभी तक आपकी सरकार ने कोई भी नया काम नहीं किया है।
चलिए तीसरी बात में एक प्रमुख मुद्दा है अनूप जी, आपने इतना समय दिया है और लोगों को, मैं भी थोड़ा सा समय चाहता हूं बोलिए सर, कि जहां तक कोविड प्रबंधन का सवाल है, आप सब लोगों ने देखा है, आपका चैनल भी लगातार 3 महीने से ये डिबेट चला रहा है कोविड प्रबंधन के ऊपर। उत्तर प्रदेश में किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया। पहले जब ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, हजारों की संख्या में जब लोग मौत के मुंह में जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ऑल इज वेल, यहाँ पे न दवाइयों की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, और इनके झूठ बोलने से जो है हजारों लोगों की उत्तर प्रदेश में जान चली गई। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में शमशान घाटों पर लाइनें लगी, तब भी ये कहते रहे ऑल इज वेल, और कितने लोगों सर, को हुदा जी ने ये बात रख दी है सर, ये बात रख दी है। मैं अपने डायरेक्टर साहब पर जाऊंगा। बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आरटीआई के द्वारा ये खुलासा हुआ है कि इन्होंने एक महापाप करने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने मौत के आंकड़ों को भी छिपाया है, और आरटीआई के द्वारा ये खुलासा हो चुका है, जो मौत के आंकड़े सरकार ने जारी किए उससे 43 गुना ज्यादा मौत के आंकड़े आरटीआई के द्वारा खुलासा हुआ है। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब लेंगे। विनीत शुक्ला साहब आपसे जवाब देंगे, आप हुदा जी ने और सुधीर जी ने जो बात की, लेकिन मैं उससे पहले एक डायरेक्टर साहब को जाऊंगा। सर, जिस तरह से चुनाव आते ही छोटे दल जो हैं वो अपनी शर्तें रखने लगते हैं, और बड़े दलों की मजबूती, उनको जातिगत समीकरण, अपना क्षेत्रीय संतुलन सही करना होता है, तो छोटे दलों को की ओर वो देखते हैं, ऐसे में वो शर्तें रखने लगते हैं। सर, इस तरह की लोकतंत्र में शर्तें रखना क्या लोकतंत्र के लिए उचित है? सर, ऐसा है कि चुनाव आते आते सभी दलों को अब लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर तो किसी की सरकार शायद बनने वाली नहीं है जी। अतः वो छोटे दलों की ओर अपना मुंह देखने लगते हैं, और छोटे दलों की जो शर्तें हैं वो निहायत ही लोकतंत्र को, यदि शर्तें रखते हैं तो लोकतंत्र को ये काफी नुकसानदायक है जी। और छोटे दलों की भूमिका इस चुनाव में रह सकती है, क्योंकि सरकार जो बनती है वह छोटे गरीब तबके और निचले तबके की ओर ध्यान देती नहीं है उस समय ज्यादा। अतः उनकी भूमिका नेताओं की बढ़ जाती है, और नेता अपने हिसाब से सब सामंजस्य बिठा लेने की उपेक्षित वर्ग है, एक दल खड़ा कर लेता है, और फिर उसके नेता अपनी अपनी डिमांड रखने लगते हैं। मैं सुधीर जी आपके पास जाऊंगा, इनके विनीत जी आपके पास जाऊंगा। आपने सुधीर जी का भी जवाब सुना, हुदा जी का भी सुना, और आपसे, लेकिन मैं एक सवाल भी आपके साथ जोड़ना चाहता हूं। सर, आप 4.5 साल से सत्ता में है सर, 4.5 साल हो गए, कम नहीं होता, एक सरकार पूरी आपकी जा रही है। आपका दावा है कि आपने विकास बहुत कुछ किया है, जो पूर्व सरकार थी उतना नहीं किया, उससे आपने आगे निकल गए। तो फिर सर अकेले दम पे चुनाव लड़िए ना, छोटे दलों की ओर क्यों देख रहे हैं, उनको क्यों मिला रहे हैं सर आप? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे साथ पहले से भी कुछ दल हमारे साथ सम्मिलित हैं जी, चाहे वो अपना दल हो या अन्य हो या निषाद पार्टी है जी, ये सभी हमारे साथ चल रहे हैं जी। बीच में आपने उनको भगा दिया, नहीं, मैं कह रहा हूँ राजभर जी की पार्टी जी, जिस तरीके से जो उनकी अपेक्षाएं थी जी, गलत काम कराने की जी, उन अपेक्षाओं को हमारी सरकार ने नहीं पूरा किया जी, तो इस वजह से उनको हटना पड़ा और उनको हटाया गया जी। दूसरी बात ये कि छोटे दल हो या बड़े दल जो भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से राष्ट्रवाद को आगे रख करके जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो सभी का स्वागत है। दूसरी बात ये, हम अकेले अपने विकास के एजेंडे के आधार पर, जिस तरीके से अभी सपा के मित्र कह रहे थे कि काम नहीं किया, पहली कैबिनेट में जो किसानों का कर्जा माफी का था 36,000 करोड़ रुपया पहली कैबिनेट में माफ किया गया, जिसमें इनके सरकार का भी तमाम जो बकाया था वो किसानों का भी भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया था। 1 लाख करोड़ से ऊपर का लगभग भुगतान गन्ना किसानों का किया गया, जिसमें गन्ना किसानों का बकाया समाजवादी पार्टी की सरकार का था। इन्हीं की सरकार में आतंकवादी, अपराधी, गुंडे माफियाओं को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके चाय पिलाई जाती थी। आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। जितने भी भूमाफिया हैं समाजवादी पार्टी से समर्थित थे। आज तमाम ऐसे दंगे जो बड़े बड़े हुए थे
वो 2017 से पहले समाजवादी की सरकार में हुए थे। ये था इनका संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है गरीब कल्याण की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो। आज बिजली 24 घंटे शहरों में मिल रही है, 20-20 घंटे ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, और गांव में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये सारी यही उत्तर प्रदेश है। पहले दिल्ली से जब बॉर्डर क्रॉस करते थे तो जहां से अंधेरा शुरू होता था लोग कहते थे उत्तर प्रदेश है। आज जगमगाता हुआ उत्तर प्रदेश है, सांस्कृतिक धरोहर को संजोने वाला उत्तर प्रदेश बन पाया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और तमाम स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं, जीवन रक्षक दवाइयां हो, सभी चीजों की उपलब्धता आज उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है। हमारे पास एक टेस्टिंग लैब था पुणे के अंदर, आज 300 टेस्टिंग लैब देश के अंदर हैं जो काम कर रहे हैं। पीपीई किट 20 लाख से ज्यादा आज हम यहाँ बना पा रहे हैं। सैनिटाइजर की उपलब्धता आज उत्तर प्रदेश में इतनी है कि हम अन्य राज्यों को भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों में हमारा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है। रोजगार देने में हमने, सुधीर जी कह रहे हैं कि आपने आपका जो घोषणा पत्र था उस पर काम नहीं किया। उदय जी कह रहे हैं कि इतना महंगी बिजली है, वो कह रहे हैं इतनी महंगी बिजली है, उनके यहाँ फ्री में बिजली दे रहे हैं गरीबों को। वो 3-3.5 साल की सरकार में हमने 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर की बात छोड़ दीजिए। और इतनी बड़ी महामारी किसी के शासनकाल में नहीं आई और हमारे शासनकाल में आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको ढंग से कोविड प्रबंधन भी किया है। सुधीर जी लोगों को रोजगार, उनकी सुविधाएं भी बढ़ाई है। सुधीर जी रेहड़ी पटरी वालों को भी रोजगार करने का मौका दिया और हम पेंशन भी दे रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। चलिए विनीत जी, सुधीर जी सिलेंडर भी मुफ्त दे रहे हैं। जी सर, सुधीर जी आपने विनीत शुक्ला जी को सुना। मैं एक सवाल आपसे इसमें और जोड़ना चाहूंगा, एड ऑन करूंगा सर, कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार जो थी तत्कालीन, पहले जो इससे पहले थी, उन्होंने जो काम किया उन मुद्दों को लेकर भी आप जनता को बताएंगे कि हमने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सर, अगर आपका अखिलेश यादव मॉडल सक्सेस हुआ था तो सरकार से आप बाहर क्यों हो जाते सर? पहले ना दूसरी बार सरकार बन जाती है आपकी। देखिए सुधीर जी, यादव जी का, मैं आप सुधीर जी, सुधीर दुबे साहब आप जुड़े हैं क्या मुझसे? तो मेरा विनीत जी, सुधीर जी, आप मैंने आपसे सवाल किया। विनीत जी एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मैं सबसे पहले तो ये निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो हमारे पैनल पे जितने भी मित्र बैठे हैं, बहन बैठी हैं, ये बिल्कुल शांति से डिबेट करें। जब ये बोल रहे हैं तो हमने इनको पूरी तरह से सुना है। जी विनीत जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं बोलूंगा तो इनको भी सुनना चाहिए। आप कहिए, आप अपनी बात करिए, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज चैनल पर बैठ करके ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। किस तरह से कोविड प्रबंधन में ये फेल हुए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। और जो उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या है, ये बताएं पिछले 4.5 वर्षों में बिजली का उत्पादन इन्होंने कितना बढ़ाया है। बिजली के उत्पादन में ये सरकार बिल्कुल फेल है। आज जो कह रहे हैं 24 घंटे शहरों में बिजली है, आज उत्तर प्रदेश के शहरों में आप खुद सर्वे करा लीजिए और ग्रामीण क्षेत्रों की तो हालत बिजली के मामले में बहुत खराब है। रही बात जो उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, उस सरकार में जितने विकास कार्य किए, ये वास्तव में एक मॉडल की तरह है। और उन विकास कार्यों को लेकर के हम पुनः जनता के बीच में जाएंगे। और जो ये बैठ करके जो इल्जाम लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाई जाती थी भूमाफियाओं को, और उनको ये काम इनकी सरकार में होता है। और जो इनका जो भयमुक्त समाज है, आप देख लीजिए उसकी कल्पना कि हाथरस में एक बेटी को किस तरह से सामूहिक बलात्कार किया गया और उनके परिजनों के बिना पूछे रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश में इस तरह से हजारों बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हुए हैं। ये सरकार अभी कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल है। चलिए, इस तरह से मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं देख लेंगे और कहते हैं ठोक दो की नीति इनकी उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये शासन चला रहे हैं कि ये तानाशाही कर रहे हैं।
अगर इनसे बात करो उत्तर प्रदेश के विकास की तो ये दिल्ली पे पहुंच जाते हैं, कभी इनसे उत्तर प्रदेश की बात करो तो ये पंजाब पे पहुंच जाते हैं, ना कभी ये विकास की बात करते हैं। आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कभी अपना वक्तव्य देते सुना है? ये केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, रमजान और दिवाली करना चाहते हैं, ये केवल वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता में आए थे और इनकी मंशा कामयाब होने वाली। चलिए आपके सवाल का जवाब लेंगे हुदा जी। यादव जी बनने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा, चलिए हुदा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका इस अगले महीने से यूपी जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। मैडम, मैं समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपके नेता तो भ्रमण करेंगे, लेकिन आपकी बात जो है वो जनता तक कैसे पहुंचेगी? उसके लिए क्या आपने स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा मुझे समझाइए। उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें तो हर तरीके की समस्या आपको मिल जाएगी जी। हम लोग जो ये अभियान चला रहे हैं, इसमें हमारा लक्ष्य है कि 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों को हम जोड़ेंगे। मतलब 403 विधानसभाएं हैं, तो उन विधानसभाओं में पर विधानसभा 25,000 के करीब लोगों को जोड़ने की आकांक्षा है। हम लोग मेहनत करेंगे, गांव जाके मेहनत करेंगे। जिस तरह से हमने ये पंचायत इलेक्शन में, पंचायत के चुनाव में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एक अलग पहचान, एक अलग जगह बनाई थी। हमारा कांग्रेस से ज्यादा वोट आए थे और हम इस बात से ये साबित है कि कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान है, लोग परेशान है, लोग बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव इन्होंने बीजेपी की शक्ल में पिछले 4 साल से देख रहे हैं, उसके अलावा कई तमाम जो पार्टीज हैं उनकी शक्ल में भी देख लिया है। आम आदमी पार्टी मुद्दे की बात करती है, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। आप अगर हम बीजेपी के ये प्रवक्ता साहब की भी अगर अभी बात देख लें तो इन्होंने कहा कि यूपी में डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ही तो एक ऐसी चीज है जो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए थी और बिल्कुल नहीं हुई है। आप देख लें, ये वैसे भी जो योगी जी का, आदित्यनाथ जी का आप देख रहे हैं, उन्होंने तो मंत्रियों के पोर्टफोलियोज तक वो नहीं करे थे, घोषित नहीं किए थे। जी। इतना सेंट्रलाइजेशन, बहुत संक्षेप में कहिए मैम, जवाब बहुत संक्षेप दीजिए। जी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, आपका उन्नाव का रेप केस देख लें, हाथरस का रेप केस देख लें, जो अभी भाई बता रहे थे कि आधी रात को बच्ची का शव जला दिया गया, पेट्रोल का तेल छिड़का। वो सुधीर जी अपनी ये बात रख चुके हैं, आप नई बात रखी मैम, थोड़ा जल्दी रखिए, समय की मर्यादा है मेरे सामने। देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करेगी। हम चाहते हैं कि लोगों को उनकी जो हक के पैसे, लोगों को फ्री शिक्षा उपलब्धि हो। चलिए सुधीर जी और हुदा जी, आपकी बातों का जवाब बहुत संक्षेप में विनीत शुक्ला जी से लेंगे। शुक्ला जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं डायरेक्टर साहब जाके शो को समाप्त करूंगा। बहुत संक्षेप में बोलिए, बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सपा के मित्र ने कहा कि ठोको नीति अपनाई जा रही है जी। तो अगर गुंडे अपराधी अगर वो ठोके जा रहे हैं, उन पर प्रशासन कार्रवाई करता है, तो ये हमारे समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले मित्र ये क्यों घबराते हैं? क्या इनका अपराध में, क्या उनके साथ में ये लिप्त हैं? इनकी बेचैनी ये साफ बताती है कि कहीं न कहीं ये अपराधी और गुंडों के साथ इनका गठजोड़ है, इसीलिए ये बेचैन होते हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात आज तक दिल्ली की जनता नहीं समझ पाई है, तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या समझेगी? उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नाम है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, और वो बेहतर, चाहे वो कोविड प्रबंधन हो या गरीब जनता के बीच में गरीब कल्याण की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना हो, लोगों का हालचाल लेने के लिए गांव-गांव जा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे काम किया है जमीन स्तर पर। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार की राजनीति करना जानते हैं, इसलिए इनको उत्तर प्रदेश में विकास योजनाएं नहीं दिखती। विनीत जी, बहुत डायरेक्टर सर, मैं आपसे अंतिम समय बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा सर, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रही हैं, तो इन दलों को, बड़े दल हो या छोटे दल हो, इन दलों को किस तरह की चुनौती आने वाले चुनाव में होगी सर? दरअसल क्या है कि चुनाव में सभी दल जो हैं वो बड़ी बड़ी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादे रख देते हैं, और वो वादे शायद जनता के पूरे नहीं हो पाते हैं। इसका खामियाजा हर दल को भुगतना पड़ता है और उनकी सरकार रिपीट नहीं हो पाती है। अतः अब देखना पड़ेगा कि कौन सा दल अब क्या लुभावना वादा जनता को देने जा रहा है और किसकी सरकार
यूपी में बन सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से राजनीतिक दल अपनी घोषणा पत्र में बातें कहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और जिस तरह से छोटे दल अपनी शर्तों के आधार पर सरकार बनाने में मदद करती हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जब सरकारें बनती हैं तो उस पर वो अपनी बात पूरी अपनी तरीके से सरकार से अपनी बातें पूरी कराती हैं। लेकिन ये जनता, इन सारी चीजों में जनता के हित की बात या एजेंडे में जो घोषणा पत्र में जो कहा जाता है उससे वो थोड़ा दूरियां हो जाती हैं, और जब फिर चुनाव आ जाते हैं तो फिर से इसी बातों पे चर्चा शुरू हो जाती है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जनता है और जनता सब जानती है। इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला है। सरकार अपने कामों के बल पर अपनी बात कहेगी तो समाजवादी पार्टी है, बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी सरकार को बेनकाब करने की बात कहेगी। हालांकि तय जनता को करना है और आने वाले समय में देखना है कि जनता किस तरफ जाती है, ये आने वाले समय में बताएगा। फिलहाल चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक फिर कल उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में नए पैनल और नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।